आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में हम लोग चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क, गॉस लॉ और डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग चार्जिंग को देखते हैं। चार्जिंग करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे पास में? फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन में हम लोग दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं, है ना, तो उसके कारण से चार्ज डेवलप होता है। तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन जो चार्ज आता है उसका जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, और क्योंकि हम लोग किसी भी बॉडी को रब कर सकते हैं, हम लोग इंसुलेटर्स को भी रब कर सकते हैं, कंडक्टर्स को भी रब कर सकते हैं, तो ये फ्रिक्शन से हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है? कंडक्शन के अंदर हम लोग जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करते हैं इस तरीके से, तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रांसफर होता है ना। उस मेथड को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। और यहाँ पर जो अनचार्ज बॉडी है उस पर सेम चार्ज आएगा। ये मेथड केवल कंडक्टर्स के लिए अप्लाई होता है। तीसरा मेथड था इंडक्शन वाला। इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में एक बॉडी है, उसके पास में हम लोग दूसरी बॉडी लेके आते हैं। ये अनचार्ज है और ये चार्ज है, तो इस पर चार्ज है तो इसके कारण से इस पर चार्ज आ जाता है, जिसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। ये नजदीक आने पर ही होता है, ये जब दूर रहेगी तब ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, नजदीक आने पर ही इंडक्शन वाला मेथड अप्लाई करता है। अब इस पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो हम लोग यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज कर सकते हैं, और ये मेथड केवल कंडक्टर्स के लिए अप्लाई होता है, ध्यान रखेंगे। अब जो इंडक्शन मेथड होता है, मतलब इंडक्शन जो प्रोसेस है ना, उस इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इंसुलेटर्स को वो खाली पोलराइज कर पाता है ना, थोड़े टाइम के लिए पोलराइज कर पाता है। और जैसे हम लोग इन मान लो इंसुलेटर को यूज कर रहे हैं और इंसुलेटर को हम लोग हटा लेते हैं, तो वैसे ही उसका इंडक्शन इफेक्ट, मतलब जो चार्ज बॉडी उसका इंडक्शन इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो इंसुलेटर वापस से अनचार्ज हो जाता है। इसलिए हम लोग इंसुलेटर को इस मेथड से चार्ज नहीं कर पाते। ठीक है, सो इंडक्शन कैन पोलराइज एन इंसुलेटर बट इट कैन नॉट चार्ज इट। अब हम लोग मान लो कुछ बॉडी लिए हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, और पता करना है कि वो चार्ज है कि नहीं है ना। तो वो टेस्ट करने के लिए जो सही मेथड है वो रिपल्सन वाला मेथड है ना। हमारे पास में एक ये बॉडी है और एक ये दूसरी बॉडी है। ठीक है, हम लोग को ये चेक करना है कि ये चार्ज है कि नहीं। तो जब हम लोग इस चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आएंगे, तो ये यदि रिपेल होती है तब तो ये चार्ज है, और ये रिपेल नहीं होती है तो फिर ये चार्ज है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडक्शन मेथड के कारण, या फिर बोल दो इंडक्शन के कारण से पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो होती हैं वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस अप्लाई होता है इसलिए। ठीक है, तो केवल रिपल्सन से हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो दूसरी बॉडी है ना, वो चार्ज है या नहीं है। फिर चार्ज के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है, Q इक्वल टू एनी। ठीक है, देखो चार्ज कैसे होती है। चार्ज ऐसे होता है कि कोई भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाएगा, है ना। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जो चार्ज आने वाला है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। उसके लिए Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला हम लोग काम में लेते हैं, और N इक्वल टू 1 2 3 होना चाहिए। अब चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हालांकि हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर भी यदि याद रख पाओ तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। अब देखो हमारे पास में मान लो दो मेटल बॉडीज है, या फिर उसको कंडक्टिंग बॉडीज भी बोल दो, कंडक्टर्स बोल दो। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे स्फेयर्स यूज कर रहे हैं जिन दोनों का साइज सेम है। एक बार तो हम लोग साइज सेम रखेंगे और अगली बार हम लोग डिफरेंट साइज वाले को पढ़ेंगे। तो मान लिया हमारे पास में दो स्फेयर्स हैं जिनका साइज सेम है, मतलब उनकी रेडियस सेम है। तो इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। तो इनको कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने से पहले चार्ज कितना है? Q1 और Q2। ठीक है, तो कनेक्ट करने से पहले टोटल चार्ज कितना आएगा? Q1 प्लस Q2। जब हम लोग इनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में जाएगा, है ना, और तब तक जाएगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो आते। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों के साइज सेम है, तो लास्ट में जो चार्ज आएगा इस पर और इस पर, वो दोनों चार्ज सेम आएगा, सेम चार्ज होएगा आफ्टर कनेक्शन, है ना। और उसकी वैल्यू किसे देते हैं? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। इसमें Q1 और Q2 विद साइन रखा जाएगा। नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव रख देंगे। बाद में दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम होएगा। ठीक है, और चार्ज भी कंजर्व रहता है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 पहले इज इक्वल टू, बाद में इसका भी Q हो जाएगा, इसका भी Q हो जाएगा, तो बाद में कितना हो जाएगा? 2Q। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 2Q हम लोग ये बोल सकते हैं इसमें।
तब जब दोनों के साइज सेम है। जब दोनों के साइज सेम नहीं होंगे तब क्या होगा, तब दोनों पे चार्ज सेम नहीं आएगा। हाँ, पोटेंशियल जरूर सेम होएगा, क्योंकि एक्चुअली पोटेंशियली चार्ज के मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा था। और जब दोनों स्फीयर्स डिफरेंट साइज के होंगे, है ना, जब डिफरेंट साइज के होंगे तब मान लो मेरे पास में इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R1 है। तो इनको कनेक्ट करने से पहले मेरे पास में दो चार्ज है, Q1 और Q2। जब हम लोग इनको कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास में जो चार्ज होंगे, मान लो इस वाले पर Q1 है, Q1 डेज है, और इस वाले पर Q2 डेज है। तो हमारे पास में चार्ज कंजर्वेशन वाला मेथड लगेगा, Q1 प्लस Q2, यानी पहले टोटल चार्ज इक्वल टू आफ्टर टोटल चार्ज। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डेज प्लस Q2 डेज। दूसरा ये है कि जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो दोनों बॉडीज के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, तो हम लोग इसके लिए V1 डेज कर सकते हैं और इसके लिए V2 डेज कर सकते हैं, और दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, K Q1 डेज अपॉन R1, क्योंकि अब चार्ज Q1 डेज हो गया Q1 की जगह पर, ठीक है। और इस वाले पे पोटेंशियल कितना होगा, K Q2 डेज अपॉन R2। अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको सोल्व करो, और जो भी हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है उसको फाइंड आउट करो। अब देखो, इंडक्शन में क्या होता है, हम लोग कोई कंडक्टर को इंड्यूस कर रहे हैं, तो जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है ना, जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है इसकी वैल्यू होती है -Q, ठीक है। जैसे अपने पास ये बॉडी है ना, इसके कारण से हम लोग इस पर चार्ज इंड्यूस कर रहे हैं, है ना, ये कंडक्टर है, तो इस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज आएगा वो कितना आएगा, -Q आएगा, क्योंकि इसके लिए K की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है इंसुलेटर के लिए। मान लो ये हमारे पास में कोई दो बॉडीज हैं, इस पर कुछ चार्ज है Q, और इस वाली बॉडी को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, है ना, मतलब इंडक्शन इस पर हो रहा है, ये इंडक्शन कर रहा है और इस पर इंडक्शन हो रहा है। इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। तो जो इस पर इंड्यूस्ड चार्ज यानी कि ये Q इंड्यूस्ड है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -Q इंटू 1 -1/K, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग K की वैल्यू जब मेटल के लिए इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में Q इंड्यूस्ड इक्वल टू कितना आएगा, -Q। इसलिए हम लोगों ने बोला है कि कोई कंडक्टर के लिए इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू -Q होती है, और इंसुलेटर के लिए इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू -Q इंटू 1 -1/K होती है। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। फिर अपने पास कोई मेटल पीस है, उस मेटल पीस पर हम लोग कोई एक्सरे स्ट्राइक कर रहे हैं, है ना, तो एक्सरे स्ट्राइक करेंगे तो एक्सरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ये क्या करेगा, इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ये मेटल बॉडी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास में जो कोई बॉडी है, तो ये पता करना है कि वो चार्ज है या नहीं है। तो इसके लिए जिस मशीन को हम लोग काम में लेते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, याद है, ठीक है। उस इलेक्ट्रोस्कोप में हमारे पास में दो लीव्स होती हैं गोल्ड की, है ना, उनमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो बताता है कि हाँ बॉडी चार्ज है या नहीं है। और वो डिफ्लेक्शन यदि ज़्यादा है तो वो ये बताता है कि जो बॉडी है उस पर चार्ज ज़्यादा है, डिफ्लेक्शन कम है तो ये बताएगा कि उस पर चार्ज कम है, यानी कि डिफ्लेक्शन इन लीव्स टेल्स यू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। नेक्स्ट है चार्ज की प्रॉपर्टीज। चार्ज को हम लोग सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है कि कोई भी प्रोसेस से पहले टोटल चार्ज इज इक्वल टू प्रोसेस के बाद में टोटल चार्ज, है ना, मतलब हम लोग चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते और चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, चार्ज को केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि हमारे पास में हर टाइप का चार्ज या हर वैल्यू, रियल वैल्यू का चार्ज अवेलेबल नहीं हो सकता, केवल वही चार्ज अवेलेबल होगा जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है, जिसमें Q इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, केवल वही चार्ज अलाउड है। कैसे चेक करते हैं, यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, n इक्वल टू Q अपॉन E, ठीक है। n की वैल्यू 1 2 3 आती है तब तो वो चार्ज अलाउड है, और नहीं आती है तो फिर वो चार्ज अलाउड नहीं है, है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के कारण से चार्ज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दो इलेक्ट्रॉन निकाला, तीन इलेक्ट्रॉन निकाला, है ना, मतलब एक से कम इलेक्ट्रॉन तो हम लोग निकाल नहीं सकते। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब हमारे पास में कूलम और ESU में एक रिलेशन है। कूलम तो हम लोग जानते ही हैं, ESU हम लोग में से कई सारे लोग नहीं जानते। ESU मतलब चार्ज का ही एक यूनिट होता है जो सीजीएस सिस्टम में यूज किया जाता है, खासतौर से एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस वाले चैप्टर में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 कूलम और ESU में रिलेशन होता है 3 × 10⁹, ठीक है। कूलम और एम्पियर सेकेंड दोनों सेम यूनिट है चार्ज के लिए। एक चार्ज की बड़ी यूनिट होती है फेराडे, और इसमें कितने कूलम होते हैं, 96500 कूलम, ठीक है। ये शायद कहीं काम आ जाए। चार्ज की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाई स्पीड, मतलब हमारे पास में कोई बॉडी है, ठीक है, और ये भी स्टेशनरी है, इस पर मान लो 10 कूलम चार्ज है, ठीक है,
तो जब हम इस बॉडी को चलाएंगे, है ना, तो अभी उस पर चार्ज की वैल्यू 10 कूलम ही रहेगी, है ना, ये चार्ज की वैल्यू उसकी स्पीड से डिस्टर्ब नहीं होगी। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे आते हैं। कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है और स्टेशनरी चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है ना। कूलम्ब्स लॉ में F प्रोपोर्शनल टू F नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो स्मॉल k लगा देते हैं। ये जो प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, तो ये मीडियम पर डिपेंड करता है और जिस भी यूनिट सिस्टम को हम लोग यूज कर रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है ना। जैसे MK सिस्टम में या SI सिस्टम में k की वैल्यू को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन लेते हैं। ये तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए होता है और ये किसी और मीडियम के लिए होता है। और जबकि CGS सिस्टम में हम लोग k की वैल्यू 1 लेते हैं। CGS सिस्टम मतलब हम जब लोग R को सेंटीमीटर में रखेंगे और Q1 और Q2 को EAC में रखेंगे तो k को हम लोगों को किस में रखना है, 1 में रखना है, k की वैल्यू 1 रखनी है। और जब हम लोग Q1 और Q2 की वैल्यू कूलम में रखेंगे और R को मीटर में रखेंगे, मतलब MK सिस्टम, तब हम लोगों को k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखनी है। ठीक है। अब FA और FM मैंने यहाँ दो फॉर्मूले लिखे हैं। तो FA का मतलब ये है कि हमारे पास में दो चार्ज हैं और उनके बीच में जो मीडियम है वो एयर है, तब हमारे पास में फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। और FM का मतलब है कि हमारे पास में दो चार्ज है और उनके बीच में जो मीडियम है वो कुछ और है, हवा या वैक्यूम को छोड़कर। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन लिख देते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन R है ये होता है हमारे पास में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। जो भी मीडियम है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कुछ बुक्स या कुछ जगह पर इसको कैपिटल K लिखा जाता है, तो ये भी एक K होता है, ये भी K होता है, तो मैं कंफ्यूज आते हैं, इसलिए मैं इसको एप्सिलॉन R यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये अब ये एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन की परमिटिविटी ऑफ एयर होता है या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 और इसको हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए अप्रोक्सीमेट करके 9 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में काफ़ी काम की चीज़ है। और एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ये किसी मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी, है ना। एप्सिलॉन R जिसको हम लोग के भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये जो एप्सिलॉन जीरो है यहाँ से हम लोग इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है। एप्सिलॉन जीरो को उधर लेके चले जाओ, FA को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर और नीचे न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन R है ये दो परमिटिविटी का रेशो है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है। एप्सिलॉन R की वैल्यू मीडियम के लिए अदर देन एयर, है ना, 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है। एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। वाटर के लिए कोई लोग इसको 81 बोलते हैं, कोई इसको 80 बोलते हैं, हम लोग 80 को प्रीफर करेंगे। मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, देखो एयर का फॉर्मूला क्या था, F एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और FM कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके अंदर एप्सिलॉन R डिवाइड हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में हमारे पास में FM इक्वल टू ये FA है, यही वाला, तो ये एक्चुअली ऐसे है FA डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। ठीक है। तो एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो कोई भी क्वांटिटी में 1 से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि FM जो है FA से कम होता है। तो कोई भी मीडियम के प्रेजेंस में अदर देन एयर जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है वो रिड्यूस हो जाता है, तो FM इज लेस देन FA। फिर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसमें या तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करो, नहीं तो इसको टोटल डायरेक्ट काम में लो। इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻9, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है और हम उसको ऐसे ही याद रखते हैं। ये जो कूलम्ब्स लॉ था इसका वेक्टर फॉर्म होता है वेक्टर F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर इंटू RK, तो दूसरा होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R। यहाँ पे RK काम में ले रहे हैं तो इधर R स्क्वायर है, इधर वेक्टर R काम में ले रहे हैं तो यहाँ पर R क्यूब लिखा जाएगा। ये डिफरेंस ध्यान रखना है। कूलम्ब्स लॉ है ये मूविंग चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब चार्ज मूव कर रहे होते हैं तो उसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। देखो जब चार्ज रखा हुआ है ना, जब हमारे पास में कोई चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता ही है इसके आसपास। जब ये मूव करने लगेगा तो इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। ठीक, तो मूविंग स्टेट में हम लोग कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे। फिर
ये जो कुलोम्ब्स लॉ है ये न्यूक्लियस के अंदर अप्लाई नहीं होता है ना। हमारे पास में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है ना। तो हम लोग ये बोलते हैं कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। इसी को हम लोग फर्मी भी बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगने लगते हैं जो कुलोम्ब फोर्स से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो अपने पास कोई न्यूक्लियस है, उसमें 2 प्रोटॉन है, तो दोनों प्रोटॉन के बीच में कोई रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा हुआ। रिपल्सन फोर्स तो लग रहा हुआ, लेकिन उनकी कैलकुलेशन हम लोग कुलोम्ब्स लॉ से नहीं करेंगे। ये इसका मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट, कुलोम्ब्स लॉ जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास में एक फॉर्मूला था F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आगे पढ़ेंगे। E = होता है K Q बाई आर स्क्वायर, मतलब ऐसे फॉर्मूले जिसमें डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आता है ना। तो ऐसे फॉर्मूलों को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, है ना। मतलब कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला आएगा F = G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसमें भी डिवाइड होके आर स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ये इसका मतलब है। कुलोम्ब्स लॉ है या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब ये हो गया कि हम लोग इसके अंदर कोई चार्ज को राउंड सर्किल पे मूव करेंगे, वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आएंगे, तो वर्क डन = 0। या फिर ये बोल दो कि कोई भी चार्ज को कोई भी पाथ से लेके जाएंगे तो वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। ये इसका मतलब है। अब देखो हमारे पास में मान लो कोई चार्ज है Q1 और Q2। Q1 मान लो Q2 पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है। अब है ना, मैं यहाँ पे एक और थर्ड चार्ज ला के रख देता हूँ Q3। ठीक है। तो Q1 अभी भी Q2 पर 10 न्यूटन का फोर्स ही लगाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि Q2 पर नेट फोर्स बदल जाए। पहले तो Q1 के कारण ही फोर्स लग रहा था, अब Q3 के कारण भी लगेगा, तो इस पर नेट फोर्स बदल जाएगा। लेकिन Q1 के कारण से जो ओरिजिनल फोर्स लग रहा था वो 10 न्यूटन ही रहेगा, वो Q3 से अफेक्टेड नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि म्यूचुअल फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड चार्ज। अब मान लो हमारे पास में ये 4 चार्जेस हैं, है ना। Q1 Q2 Q3 और Q4। तो Q2 पर जो फोर्स लग रहा होगा वो Q1 के कारण से लगने वाला फोर्स, Q3 के कारण से लगने वाला फोर्स, Q4 के कारण से लगने वाला फोर्स, इन सब का वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर F0 = वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। मैंने फिजिक्स के हिसाब से वेक्टर वाला एक अलग से वीडियो बनाया है जो नीट जेई वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, एक बार उसको देख जरूर लेना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हैंग कर दिया, है ना, या प्रोटॉन को हैंग कर दिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर कर देते हैं, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे कर देते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह पर डाउनवर्ड mg फोर्स वर्क कर रहा होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होता है, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी वर्क कर रहा होता है Q × E। ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डील कर रहे होते हैं तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हमारे पास अलग अलग तरह की चार्ज डेंसिटीज हैं। पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लेमडा से लिखते हैं, ये होता है Q डिवाइड बाई लेंथ, है ना। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा से रिप्रेजेंट की जाती है, ये होती है Q डिवाइड बाई एरिया। ठीक है। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है Q डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी तो उनमें होगा जिसमें लेंथ होगी, है ना, जैसे रिंग और वायर, है ना। मतलब रिंग की जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है उसकी सर्कमफ्रेंस के कंपैरिजन में, और ऐसे ही वायर की थिकनेस भी हम लोग बहुत कम लेते हैं उसकी लेंथ के कंपैरिजन में। ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम लोग नॉर्मली स्फेयर को यूज करते हैं, तो स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, इसलिए एक ही जगह मैंने यहाँ पे 4πr² लिख दिया है, और ये हमें वैसे ध्यान रखना है। सिग्मा = Q डिवाइडेड बाई 4πr², है ना। ये कंडक्टिंग स्फेयर के लिए लगेगा, चाहे होलो है चाहे सॉलिड है ना। प्लेट के लिए भी अप्लाई होता है, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फेयर सबके लिए ये एप्लीकेबल है ना। ये ज़्यादा काम आ रहा होता है। यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी में कि जो भी मेरे पास में बॉडी है उस पर जो चार्ज है वो उसके सरफेस पर है। इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि कंडक्टिंग स्फीयर चाहे होलो चाहे सॉलिड, उस पर जो चार्ज होता है वो हमेशा उसके सरफेस पर रहता है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे हैं। प्लेट पर चार्ज उसके सरफेस पर रहता है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, होलो है तो अंदर कुछ है नहीं उसके अंदर,
भले ही नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग पे जो चार्ज रहेगा वो उसके सरफेस पर ही रहेगा, तो उसके लिए भी सिग्मा ही यूज करते हैं। लेकिन यदि हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और वो सॉलिड है तो पूरे सॉलिड के अंदर चार्ज हो सकता है ना, उसके लिए हम लोग फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहाँ मिलेंगे, क्योंकि अब जो चार्ज है पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वर्ड कहाँ में लेते हैं, इसको रो से लिखते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए रो का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ से हम लोग को जरूरत के हिसाब से चार्ज निकालना पड़ता है। तो ये चार्ज कैसे निकालेंगे, एल को उधर लेके चले जाओ तो क्यू इक्वल टू लेमडा एल, ये रहा। यहाँ पर हम लोग चार्ज कैसे निकालेंगे, 4πr² को उधर लेके चले जाओ तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², ये आ गया। यहाँ पर चार्ज कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब को इधर लेके चले जाओ तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से हम लोग चार्ज निकालते हैं। ठीक है, कुछ जगह पर हम लोगों को डेरिवेशन करते समय या फॉर्मूला डेराइव करते समय चार्ज को ऐसे निकालना पड़ता है, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एक्स। यहाँ पर एक छोटी लेंथ मान लेते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी है, यहाँ पर हम लोग एक छोटा एरिया मान लेते हैं फिर कैलकुलेशन करते हैं। क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी, यहाँ पर एक छोटा वॉल्यूम मान लेते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं, है ना। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे हुए तो ये नहीं भी याद रहता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ये याद रखना ज़्यादा जरूरी है। अब हमारे पास में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी चार्ज के आसपास का एरिया जहाँ तक उसके इफेक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं, मतलब दूसरा चार्ज उसके इफेक्ट को फील कर सकता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, हमारे पास में मान लो ये कोई चार्ज क्यू है, तो इससे दूर जाएंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाता है ना, मतलब जो इफेक्ट है वो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो उस वैल्यू को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग ई से लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी चार्ज क्यू के कारण से किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हमारे पास में ऐसे होते हैं, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू, दिस क्यू इज ए टेस्ट चार्ज। ठीक है, मतलब जैसे ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है, कहीं पर ए पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग एक चार्ज स्मॉल क्यू रख देते हैं, ये टेस्ट चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू इस क्यू के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्यू के कारण से यहाँ पर एक फोर्स निकालते हैं, वो ये वेक्टर एफ है और इसमें क्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। ठीक है, इसलिए लिखा है वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू। वेक्टर ई का क्यू के लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर हम लोग आर के भी यूज कर सकते हैं और वेक्टर आर भी यूज कर सकते हैं। तो जब आर के यूज करते हैं तो यहाँ पर आर स्क्वायर रहता है, जब वेक्टर आर यूज करते हैं तो यहाँ पर आर क्यूब रहता है। फोर्स के अंदर बेस रहता है, ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन पर कूलम होते हैं और वोल्ट पर मीटर होते हैं, दोनों ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होती है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा होता है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को दे दे। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा होगा, क्यू को उधर लेके चले जाओ तो फोर्स इक्वल टू होता है क्यू इंटू वेक्टर। फॉर्मूला के अंदर क्यू की वैल्यू हम लोगों को विथ साइन रखनी है। मान लो इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू माइनस ई रखेंगे, प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्लस ई रखेंगे। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। ये काफी ज्यादा काम का है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उससे दूर की तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसी की तरफ होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये अपने पास में कोई प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलता है तो ये से दूर की तरफ इधर भी होगा इधर भी होगा। यहाँ पे मैंने इधर एरो नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं होगा, इधर भी होगा, सब तरफ है। ठीक है, और इसी तरीके से मान लो हमारे पास में कोई प्लेट है, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसकी तरफ होगी, इस तरीके से। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो आर बढ़ेगा तो ई की वैल्यू कम होगी। ठीक, अब जैसे मान लो हमारे पास में Q1 Q2 Q3 ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं और किसी जगह पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट ए पर वो सभी चार्जेस के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E1 E2 E3 इन सबके वेक्टर सम के इक्वल आता है। ठीक है, फिर से वही वेक्टर की कैलकुलेशन करने के लिए मेरे फिजिक्स के वेक्टर्स के नोट्स जरूर पढ़ लें। अब एक बढ़िया सा फॉर्मूला है जो कहीं किसी क्वेश्चन में हमारे लिए काम आया हुआ है। हमारे पास में कोई रिंग है जिसकी रेडियस आर है, इसका सेंटर ओ है, इस पर चार्ज क्यू है, इसके एक्सिस पर सेंटर से ए पॉइंट पर जिसकी सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
और इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो सेंटर पर यानी कि O पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब x की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा है ना, मतलब x ये जो पॉइंट A है ये इससे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में आर स्क्वायर को छोड़ देंगे, नेगलेक्ट मान लेंगे, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा वो E इक्वल टू आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो रिंग है उस समय पर पॉइंट चार्ज के टाइप से बिहेव कर रहा है। ठीक है, रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेरी कर रहा होता है और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो एक्स इक्वल टू आर अपॉन रूट टू डिस्टेंस पर होती है, इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों साइड में। तो हम लोगों को ये वैल्यू याद रखनी है कि एक्स इक्वल टू आर अपॉन रूट टू पर इसके कारण से, रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों को एक बार इसकी प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, तो कोई भी आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती हैं, यानी कि रेडियल होती हैं। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो उसकी तरफ। पॉजिटिव से तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती हैं, स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर आती हैं या खत्म होती हैं। ठीक है, अपने पास कोई ग्रुप ऑफ चार्ज है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उनके कारण से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनता है वो कुछ कर्व के फॉर्म में बनता है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जैसे डाइपोल में होता है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कैसे बन रही है, इस तरीके से प्लस से निकल रही है, वो माइनस पर खत्म हो रही है, इस तरीके से। ठीक है, और जब प्लस प्लस है ना, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो ये कोई पॉइंट है बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो इनके बिल्कुल सेंटर पर हम लोगों को एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। इस एन का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ ये कोई भी लाइन जो है वो क्रॉस नहीं कर रही है, बस ये इस तरह से घूम के निकल जाती है, ये इस तरह से घूम के निकल जाती है। ठीक है, फिर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ये क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती। इसी की तरह हमारे पास में और भी लाइन्स होती है जैसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो वो क्लोज्ड कर्व बनाती है। उसमें क्या होता है कि वो जो लाइन्स है वो इसमें से निकल के ऐसे राउंड सर्किल बना लेती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें तो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर खत्म हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करती ना, आपस में नहीं काटेंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी जो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मेटल या कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं। जैसे कोई स्फेयर है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मेटल और कंडक्टर में एंटर नहीं करती क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उससे हम लोगों को उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी, है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो इस जगह पर हम लोगों ने कोई टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करी, तो ये जो एरो है वो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेट मतलब इसके और इसके कारण, दोनों के कारण। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से शो करते हैं, और ये जो पैरेलल लाइन होती है वो इक्वली स्पेस्ड भी होनी चाहिए, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम नहीं है तो पैरेलल होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास में ये चार इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और ये पैरेलल भी है, उनके बीच में डिस्टेंस सेम भी है, तो ए बी सी तीनों जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगा, इसलिए लिखा है ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी। इसकी जगह पर ऐसा होता कि हमारे पास में ये कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये पैरेलल तो है लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस चेंज हो रही है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है। अब हम लोग को वो 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, तो जहाँ पर डिस्टेंस कम है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम होता है, ऐसा नहीं है, डिस्टेंस को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर लाइन्स नज़दीक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये थोड़ी दूर हो गई लाइन्स तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो गया, और ये ज़्यादा दूर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और भी ज़्यादा कम हो गया। तो हम लोगों ने लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। इसको हम लोग डेंसर और रेयरर वर्ड से भी पढ़ते हैं। इस मान लो पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम लोगों ने ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स है ए और बी, तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नज़दीक आ रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और यहाँ पर ये दूर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। और वैसे भी हम लोग यहाँ E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से भी जज कर सकते हैं कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। हमारे पास कुछ ऐसी लाइन है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिए ए और बी। ठीक है, यहाँ पर ए के आसपास इलेक्ट्रिक लाइन्स
जो थोड़ी सी नज़दीक है दिख रही हैं और यहाँ पे थोड़ी दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इसलिए लिखा है कि ई ए इज मोर देन ई बी। ठीक है, और देखते हैं भाई, हमारे पास में कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसके कारण से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स 1/ε0 होती है ना। हम ऐसी चीज़ बाद में पढ़ेंगे, फ्लक्स फाई इक्वल टू Q/ε0, गॉस लॉ। ठीक है, तो उसमें ये बोलते हैं कि क्यू चार्ज के कारण से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है, Q/ε0। उसी को हम लोग वहाँ पर फ्लक्स वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बस वहीं से Q=1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/ε0, है ना। इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट नेगेटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती है वो 1/ε0 होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, है ना, किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, ये उसका मतलब होता है ना। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया और प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ऐसे जैसे मान लो अपने पास में कोई ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, यहाँ पर हम लोगों ने कोई एरिया इसके परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, तो इसमें से यदि फॉर एग्जांपल 2 लाइन पास हो रही है तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 के हिसाब से, ये इसका मतलब है। हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का बढ़िया सा फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो डॉट के कारण से हम लोग लिख देते हैं फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ये जो वेक्टर ए होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर लिया जाता है। जैसे मान लो मेरे पास में ये पेज है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, ऐसे पेज से ऊपर की तरफ हमारी तरफ, या फिर पेज के अंदर की तरफ। ठीक है, मतलब इसके परपेंडिकुलर होगी, या तो हमारी तरफ या फिर अंदर की तरफ। ठीक है, अपने पास कोई क्लोज स्ट्रक्चर है और उसमें से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो उस फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और उसमें फ्लक्स एंटर कर रहा है तो उस फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पर आते हैं। डायपोल में क्या हो रहा होता है कि दो बहुत ही छोटे चार्ज, स्मॉल चार्जेस बहुत ही नज़दीक रखे होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। हम लोगों ने इसको थोड़ा दूर बनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और चार्ज की वैल्यू भी कम होती है। हम लोगों ने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक बहुत अच्छा टर्म आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये ध्यान रखना है। इसको हम लोग वेक्टर पी से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कुछ बुक्स में इसको हम लोग ऐसे लिखा हुआ देखते हैं, Q इंटू 2L या 2QL, इस तरह से लिखा हुआ देखते हैं। ये नहीं याद रखना है, हम लोग को Q इंटू डी याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोग L की जगह पर गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग ये याद रखेंगे वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इसमें गलती के चांस कम है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो हम लोगों ने जैसे इस वाले फिगर में नेगेटिव को यहाँ पे बना रखा है, तो ये जो डायपोल है इसके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ से, राइट से लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हम देखो आइडियल डायपोल क्या होता है या स्मॉल डायपोल क्या होता है। ऐसा डायपोल जो बहुत छोटा है, मतलब उसके कारण से हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं, उस जिस जगह पर मेजरमेंट कर रहे हैं ना, वो डिस्टेंस जो है उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे डायपोल को हम लोग आइडियल डायपोल या स्मॉल डायपोल बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो आइडियल डायपोल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द डायपोल, तो यहाँ पे कुछ ऐसे है, जैसे मान लो माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये जो लाइन है ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर कहीं पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इधर या उधर, है ना। तो उसकी जो वैल्यू है वो होती है 2kp अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे ध्यान रखना है अपॉन में आर क्यूब आता है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन वेक्टर पी की डायरेक्शन में होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, चाहे यहाँ की बात कर लो चाहे यहाँ की बात कर लो। जब इस तरफ बात करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इस तरफ, दाएं तरफ, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है यहाँ पर, और यहाँ पर किसी जगह पर बात करेंगे तो भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसके सेंटर से पास होगा और परपेंडिकुलर रहेगा, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर ए पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई बाइसेक्टर पर KP अपॉन आर क्यूब। यहाँ तो होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे होता है केवल KP अपॉन आर क्यूब, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें भी अपॉन में आर क्यूब आता है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी कि वेक्टर पी की डायरेक्शन की ऑपोजिट होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, बाईं तरफ। ठीक है, अब दोनों फॉर्मूला में हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें भी अपॉन में आर क्यूब आ रखा है, इसमें भी अपॉन में आर क्यूब आ रखा है, तो हम लोग इन जनरल बोलते हैं
कि डाइपोल के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई वो प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। ठीक है, मतलब आर इंक्रीज करेंगे तो ई कम हो जाएगा, है ना, और क्योंकि आर पर पावर ज़्यादा है तो ये बहुत ही तेजी से कम होएगा, है ना। देखो जो चार्ज के कारण से फॉर्मूला हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, ई इज इक्वल टू KQ/r²। इसमें तो आर के ऊपर पावर 2 है, इसमें आर के ऊपर पावर 3 है ना। तो इसके कंपैरिजन में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तेजी से कम होएगा, ये इस लाइन का मतलब है। दूसरा यहाँ पे देखो एक्सिस और बाइसेक्टर के लिए, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाइसेक्टर का डबल है, तो ये भी फॉर्मूला हमारे लिए काम का है कि ई एक्सिस इक्वल टू 2 इंटू ई बाइसेक्टर। ठीक है, अब हम लोग डाइपोल को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो हम लोग उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो उस समय पर उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, उस पर जो टॉर्क लग रहा होता है उसकी वैल्यू होती है वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, और इस हिसाब से फॉर्मूला बनता है टाउ के मैग्नीट्यूड के लिए टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का एंगल। तो ये कुछ ऐसे मान लो टाउ मैक्स इक्वल टू पी ई मैंने बोल रखा है, यहाँ पे मैंने बता रखा है, हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं। टाउ मैक्स मैक्सिमम टॉर्क होता है पी इंटू ई। ठीक है, ये तब लगता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि वेक्टर पी और वेक्टर ई में 90 डिग्री का एंगल है। कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो लेफ्ट से राइट की तरफ मैंने बना दिया, ठीक है, और वेक्टर पी क्या किस तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो मेरे को डाइपोल को ऐसे रखना पड़ेगा, है ना, और वेक्टर पी की डायरेक्शन अब नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगी, ऐसे दोनों में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है ना। तो इस केस में नेट फोर्स की वैल्यू 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी 0 मानी जाती है। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इस तरह के केस में जब थीटा 90 डिग्री होता है या जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तब 0 माना जाता है पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर हमारे पास में 2 वर्ड आते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो थीटा है ये 0 डिग्री का होता है। कहने का मतलब है कि डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना, -q इधर और +q इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, -q इधर है +q इधर है, मतलब इसका जो वेक्टर p है वो इस बी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, टाउ की वैल्यू 0 होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और उसकी वैल्यू होती है -pe। और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये दोनों पलट जाते हैं, -q इधर आ जाएगा +q इधर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है लेकिन अब वेक्टर p की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, वेक्टर ई और दोनों ऑपोजिट में है, वेक्टर ई और वेक्टर पी दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। इसमें भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, टॉ की वैल्यू 0 होती है, लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसलिए हम इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब तो ये है कि नेट फोर्स की वैल्यू 0 है ना। और स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि स्टेबल के केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल के केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ध्यान रखेंगे। अब यदि डाइपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, है ना, तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी और टॉर्क तो वैसे भी लगना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गॉस लॉ। गॉस के हिसाब से अपने पास में कोई हाइपोथेटिकल इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व है या क्लोज सरफेस है, तो उससे जो नेट फ्लक्स पास होता है इसकी वैल्यू होती है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब होता है कि जो भी गॉसियन सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास में ये कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें Q1 Q2 Q3 हम लोगों ने गॉसियन सरफेस के अंदर मान रखे हैं और Q4 और Q5 को बाहर मान रखा है। तो इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू होगी Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो उसके अंदर अंदर होते हैं उन्हीं चार्जेस को हम लोग यहाँ पर फ्लक्स के लिए कंसिडर करते हैं, ध्यान रखना है, फ्लक्स के लिए कंसिडर करते हैं, बाहर वाले चार्जेस को फ्लक्स के लिए यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। ठीक है, फिर हमारे पास आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला आता है क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई वेक्टर डी इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस लिए निकालते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट के लिए होता है, कहीं के लिए भी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सब के कारण से, जैसे यहाँ पे 5 चार्ज थे तो पांचों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ना कि केवल इन 3 के कारण से। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण से होता है, और राइट हैंड साइड पे जो सिग्मा क्यू लिखा जाता है वो केवल गॉसियन सरफेस के अंदर वालों के लिए लिखा जाता है। हम लोगों को यहाँ पे डेरिवेशन तो करना नहीं है ना, हम लोगों को कुछ फॉर्मूले याद रखने। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = 2k λ अपॉन r। r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। इनफाइनाइट प्लेट है या प्लेन है, इंसुलेटर है ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ अपॉन में 2 आता है। ये कांस्टेंट
या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान रखना है। और इन्फाइनाइट प्लेट है और वो कंडक्टर है की बार, ये तो इंसुलेटर थी, ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होता है। इसके लिए कुछ इस तरीके से हम लोग बनाया करते हैं कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ इसे इसके परपेंडिकुलर बनाया करते हैं, और इसमें इक्वल डिस्टेंसिंग वाली होती है, पैरेलल होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये बोला जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लो ये कंडक्टर है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो ये भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नहीं सोचना है कि दूर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग प्लेट के कारण से कम हो जाएगा, दोनों जगह पर सेम रहेगा, ठीक है। वैसे एक काम की बात है यहाँ पर कि अपने पास कोई भी शेप का कुछ भी आड़ा टेढ़ा कोई भी शेप का कंडक्टर है, किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर। तो उस कंडक्टर के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं, चाहे किसी भी शेप का हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे प्लेट हो, या कोई भी और शेप हो, उसके पास में या उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। ये काफी काम की चीज है। अब उसके बाद हमारे पास में थिन स्फेरिकल सेल है ना, वो चाहे मेटल का हो चाहे नॉन मेटल हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो होता है, अंदर जीरो होता है, सरफेस पर के क्यू ओपन आर स्क्वायर होता है, आर मतलब रेडियस, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ओपन आर स्क्वायर, आर मतलब सेंटर से डिस्टेंस। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे होता है, ये हमारे पास में ओरिजिन है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है रेडियस तक, और उसके बाद में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रिड्यूस होता है। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू होती है ई मैक्सिमम इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोगों को ध्यान रखना है, ये लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं है। सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि हम जो चार्ज है वो पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो ऐसे स्फीयर के लिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। देख वो ध्यान रखना है, यहाँ स्मॉल आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर क्यूब आ रहा है, ठीक है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी फॉर्मूले से देते हैं क्यू क्यू ओपन आर स्क्वायर, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो एक बार कट जाएगा, एक नीचे एक आर स्क्वायर बचेगा, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के क्यू ओपन आर स्क्वायर ही रहता है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो ऐसे, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो है इसलिए ये पॉइंट जीरो पर है, फिर अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है इसलिए सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन आ गए, फिर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया है ना, और इसकी वैल्यू है अपने पास में के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके जब बाहर जा रहे हैं स्फीयर के बाहर तब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने लग जाता है ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्राफ हम लोगों को ध्यान रखना है।